त्रिपुरा, बंगाल और उसके बाद केरलम, कम्युनिस्ट पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो धीमे धीमे आप देखिए जो अंतिम गढ़ था केरलम, जहां पर लेफ्ट पार्टियां बची हुई थी, सीपीआई, सीपीएम, जो तमाम पार्टियां, काडर उनका बचा हुआ था। काडर तो जीवित है, पर राजनीति जो विरासत थी, जो सत्ता थी, वो हाथ से चली गई है। आखिरी जो लास्ट बेस्टन कहते हैं, आखिरी गढ़, आखिरी किला, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ने खो दिया है। भारत में त्रिपुरा में आपने देखा गए बीजेपी ने वहां जीता, उसके बाद बंगाल में थे, वहां ममता बनर्जी ने उनको पटका। बंगाल में अब बीजेपी आ गई है। लेफ्ट पार्टी की उम्मीद, अब वहां का काडर कहता है कि कुछ उम्मीद आगे देखी जाएगी। और जो आखिरी गढ़ बचा था केरलम जिसको बोलते हैं, वो भी हाथ से चला गया। तो क्या अब ये माना जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी का भारत की राजनीति से सफाया हो गया है? यही जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथी विनय सुल्तान हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी पॉलिटिक्स पे बारीक से नजर रखते हैं, लंबे समय से फॉलो करते आए हैं। तो विनय जी, कैसे देखा जाए जो केरलम है, और हार नहीं, बहुत बुरी हार है, 60% वोट देखी कांग्रेस वहां पर लेके आई है, और कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से तो बहुत ही मतलब बुरा हाल रहा है। आप देखिए 35 सीटें आई और 28.3% वोट, और पिछली बार 99 थी। और यूडीएफ 102, जो कांग्रेस लेड गठबंधन है, 102 सीटों के साथ आया है 60.2% वोट से। एक तरफा वोटिंग जो है वो हुई है यूडीएफ को। तो इस बारी बारी समझते, पहले तो ये बताइए कि केरलम क्यों गवाया? केरलम गवाने की सबसे बड़ी वजह सौरभ ये है कि केरल जो है एक स्विंग स्टेट है। ऐसा स्टेट है जहाँ पे 5 साल में रोटी बदल जाती है, साइड पलट जाती है। तो वो पिछली बार नहीं हुआ था। हमने ये बताया था कि केरल में जो है पिछली बार कोविड मैनेजमेंट के चलते जो है के शैलजा टीचर वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी, और उन्होंने बहुत नाम कमाया। जिस तरीके से कोविड उन्होंने डील किया था, हर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपडेट देना, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की उन्होंने का परिचय दिया था, जिसकी वजह से उनको वोट मिला था वापस, उनको एक बार मैंडेट मिला था, और ट्रेंड टूटता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी वहां पे थी केरल में सीपीएम के खिलाफ, और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और एक सिरे से बाहर हो गई वो सत्ता से। एक तरीके से बहुत खराब मैंडेट जो है उसमें दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है ट्रेंड की वजह से ऐसा हुआ। सीपीएम की वहां तमाम गलतियां थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सीपीएम के ऊपर लगातार वहां पे करप्शन और नेपोटिज्म के चार्जेस लग रहे थे, जिसमें केरला गोल्ड स्मगलिंग केस है, लाइफ मिशन हाउसिंग स्कीम जो है उसमें स्कैम का केस था, एआई कैमरा का स्कैम का केस था। इसके अलावा तमाम जो वहां पे सीपीएम के ओहदेदार हैं, जो वहां पे मंत्री हैं और बड़े पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर नेपोटिज्म के भी आरोप लग रहे थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी में बिल्कुल नई बात है। कम्युनिस्ट पार्टी में ये नियम नहीं लागू होता है कि जो नेता का बेटा है वो नेता होगा। वो एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है कि आपको पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा, और उस तरीके से तमाम जन संगठनों में काम करते हुए आप अगर योग्य हैं तभी आपको दिया जाएगा। नेपोटिज्म की जगह जो नहीं आपको केरल में दिखाई देती है। इसलिए वीएस अच्युतानंदन का जो लड़का है वो कहाँ पे है कम्युनिस्ट पार्टी में, कहीं पदाधिकारी है, हमको पता भी नहीं है। ऐसे उदाहरण हमको ज्योति बासु का परिवार अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ ज्योति बासु की राजनीतिक विरासत हमको नहीं पता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का आप केस ले लीजिए, तो तमाम ऐसे लीडर है, ईएमएस निमुद्रीपाद वगैरह। तो लेकिन यहाँ पे केटी जलील जो है वो वहां पे माइनॉरिटी कमीशन के हेड थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति की, ऐसा आरोप लगा। बिनीश कोडियरी जो है उनके ऊपर ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा। ये बालकृष्ण कोडियरी के बेटे हैं, वो बड़े सीनियर लीडर हैं। तो ये नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार का केस जो है वो लगातार उनको मतलब उनको डेंट किया है उसने सीपीएम को, और सीपीएम की छवि को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाया। तीसरा, पिनराई विजयन खुद को जो है लार्जर देन लाइफ जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से विचारधारा की पॉलिटिक्स है, वो व्यक्ति सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हालांकि एक समय तक जो है केरल में सीपीएम की पॉलिटिक्स का मतलब होता था वीएस अच्युतानंदन, और उसके बाद पिनराई विजयन। उसके बावजूद उससे पहले ईएमएस निमुद्रीपाद वहां से निकले हैं, बड़े लीडर्स जो है वहां से निकले। एमके बेबी जो अभी सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी केरल से ही आते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक करिज्मेटिक, एक मास लीडर वहां पे होने के बावजूद ये समझा जाता है वहां की कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में कि व्यक्ति पूजा, हीरो वर्शिप नहीं करनी, जैसे हमको तमिलनाडु में दिखती है। और पिनराई विजयन जो अपने जिस तरीके के प्ले कार्ड्स लगा रहे थे, अपने चेहरे के मतलब अपने फोटो के तमाम प्ले कार्ड्स वगैरह लगाना, खुद को इस तरीके से पोर्ट्रे करना, दिल्ली के अखबारों में इतनी एडबाजी करना और गोड्स ओन कंट्री करना, तो ये बहुत असहज कर रहा था वहां की कम्युनिस्ट कार्डर को। और हमने देखा कि कम्युनिस्ट कार्डर में एक बगावत हुई पार्टी के
लीडरशिप के खिलाफ, जिसमें जी सुधाकरन, जिनकी छवि बहुत साफ छवि के माने जाते हैं, पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बगावत की, इंडिपेंडेंट चुनाव लगे यूडीएफ के समर्थन से और 28,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीत के आए। इसी तरीके से वी कुन्नी कृष्णन है जो कि पयूर से चुनाव जीते हैं, वो भी बागी कैंडिडेट हैं। टीके गोविंदन है, वो भी बागी कैंडिडेट हैं, वो भी चुनाव जीत के आए। तो केरला में सीपीएम के काडर ने ही बगावत कर दी। तो एक तरफ सीपीएम का काडर था जो कि अपनी लीडरशिप के खिलाफ बगावत कर रहा था, दूसरी तरफ यूडीएफ ने खुद को इंटैक्ट एक ऐसे अल्टरनेट की तरह पेश किया जो कि पूरी तरीके से एक है, एक पेज पे है। तो इस वजह से हुआ क्या कि माइनॉरिटी का जो वोट है जो कि 2021 में सीपीएम के खाते में आया था, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का वोट भी और मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट भी, वो सिमट के वापस यूडीएफ की तरफ जो है स्विच कर गया और इस वजह से जो है केरल में उनको बड़ी मात झेलनी पड़ी है। तो ये मोटा मोटी कारण जो है अभी हमारे सामने समझ में आ रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो है, और एंटी इनकम्बेंसी के हालात ये हैं कि 20 में से 13 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो चुनाव वहां पे हार गए। हालांकि सीएम पिनराई विजयन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन लगभग उनका मंत्रिमंडल जो है उसको चुनावी हार सामना करना पड़ा। इवन के शैलजा टीचर जो जिनका बड़ा नाम था, जिनको गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता था, आने वाले समय में सीपीएम के नई लीडरशिप के तौर पे उनको देखा जा रहा था कि पिनराई विजयन कभी रिप्लेस होंगे तो के शैलजा टीचर उनको रिप्लेस कर सकती हैं। वो भी जो है चुनाव वहां पे हारती हुई हमको दिखाई दे रही। तो ये स्थिति फिलहाल राहुल गांधी का हमको मीम याद है, खत्म। हाँ, खत्म। एक बार इसी से अगला सवाल भी उठता है खत्म से कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट कार्डर है, कार्डर तो है, पर राजनीति में वापसी, और जिस तरीके से बंगाल में देखिए अब तो नेस्तनाबूद हो, पूरा जो वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ से और बीजेपी सरकारें बना ली है। तो ऐसे में रिवाइवल का कुछ उम्मीद, कोई चांस दिखता है या नहीं, ये माना जाए कि अब मामला नहीं, ये मामला खत्म वाली बात नहीं, वो 5 साल वाला रिवाइव तो कर नहीं पाए उसका। बंगाल में देखो रिवाइव नहीं, केरला में ये पहला चुनाव थोड़ी आ रहे हैं वो लोग। ये तो 10 साल तो किस्मत से रह गए। मगर अभी जो नया ट्रेंड देख रहे हैं कि जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी हार रही है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टियों का लंबा शासन रहा। जैसे वहां पे मानिक सरकार जो है त्रिपुरा में, वो लंबे समय तक 20 साल के तकरीबन उन्होंने शासन किया। तो एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ में भी थी, जहां पे वापस सीपीएम जो है रिवाइव नहीं कर पाई। दूसरी जगह पे बंगाल में 34 साल का लंबा शासन, 2 मुख्यमंत्री, ज्योति बासु का लगभग 25 साल का शासन, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य का शासन। हालांकि आपकी बात सुन के जो मैं समझ में आया कि नीतियों से भटकती है कम्युनिस्ट पार्टी अपनी, तो मामला ये बंगाल में भी देखा। ये बंगाल में हालांकि कहाँ एक तरफ जो है मजदूर वर्ग और उन लोग की बात करना, इंडस्ट्री को सपोर्ट ना करना, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं, थोड़ा सा अपना विचार बदलते हैं, इंडस्ट्रीज को लाने की बात होती है, नैनो को लाने की बात होती है ना, केमिकल फैक्ट्री लग रही होती है नंदीग्राम में, वहां से बवाल होता है, वो सब हमने देखा। तो यहाँ भी वही चीज हो गई है, यहाँ पे भी वही स्थिति हो गई। लेकिन केरला के साथ में क्या है, बंगाल के साथ में दिक्कत ये थी कि बंगाल में जब कम्युनिस्ट पार्टी आई थी तो सबसे पहले उसने भूमि सुधार किए थे और उन्होंने भूमिहीनों को जमीनें बांटी थी। लेकिन वो उस समय जमीनें ठीक लग रही थी, लेकिन 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद में जब 34 साल में एक पीढ़ी आपकी बदल जाती है, दूसरी पीढ़ी मतलब तीसरी पीढ़ी लगभग आपकी आ जाती है, वैसे 2 पीढ़ी के बंटवारे के बाद में वो जमीनें जो थी वो बहुत छोटे छोटे चंक बचे हुए थे। तो वो भूमि सुधार के नाम पे वोट मिलना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मुश्किल हो गया था। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी करती क्या, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की सोची कि कहीं से कैसे भी करके रोजगार हम उत्पन्न करें और यहाँ के लोगों को रोजगार दें, उसका मुद्दा बना लिया मुद्दा बना लिया ममता बनर्जी ने ज्यादा मुद्दा बनाया उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट ने। जंगल महल में वो सक्रिय थे, जो किशन जी वहां पे लगातार सक्रिय थे, तो वो लगातार देखने को हमको मिल रहा था। उस समय ये बाकायदा ये डील भी हुई थी, कहा जा रहा था कि किशन जी और जो है ममता बनर्जी आपस में टच में भी थे, बात कर रहे थे और एक कोऑर्डिनेशन में जंगल महल में, लालगढ़ वगैरह में आंदोलन चल रहे थे। और उसके बाद में उसी आंदोलनों के बदौलत जो है जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो सबसे पहले उन्होंने एनकाउंटर करवाने शुरू कर दिए माओवादियों के। ये एक सच वहां पे बंगाल में हमको दिखाई देता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि केरल के साथ में वो दिक्कत नहीं है। केरल में आप जाएंगे तो वहां का ग्रामीण इलाका भी, क्योंकि वहां पे गल्फ मनी आ रही है, गल्फ जो डॉलर जो है, पेट्रो डॉलर्स वहां पे भी आते हैं, तो उसकी वजह से गल्फ का जो पैसा आ रहा है वहां पे गांव भी आपको बहुत प्रॉस्परस दिखेंगे, बड़े बड़े आपको घर दिखेंगे, अच्छी कोठियां दिखेंगी और मतलब सड़कें अच्छी दिखेंगी, लाइट पानी की व्यवस्था बढ़िया है। तो वहां पे वो दिक्कत उस तरीके की बंगाल की तरह नहीं है। वहां पे लोगों को ज्यादा संपन्नता है और वहां पे एक माइग्रेशन है जो कि बाहर जाके कमा रहे हैं, अच्छा पैसा ला रहे हैं पीढ़ियों से। तो स्थिति केरल में आपको वैसी नहीं दिखाई देगी। हालांकि डेंसली पॉपुलेटेड है केरल में, आपको जब आप चलेंगे तो आपको 1 किलोमीटर कतरा जमीन भी ऐसी नहीं दिखेगी जहां पे आपको खाली जमीन दिखे, लैंडस्केप दिखे, तो बहुत मुश्किल होता है आपका हाईवेज पे देखना। लेकिन इसके बावजूद जो है केरल प्रॉस्पेरस है बाकी तमाम राज्यों से। मतलब सारी प्रॉस्पेरिटी के बावजूद 10 साल के शासन के बाद एलडीएफ
हाँ, खत्म होती हुई दिखाई दे खेला रही मतलब है। अभी मौजूदा एक समय बार तो के खेला लिए जो खत्म है हो गया। इस पे मेरा सवाल आपसे हम्म, और है, जैसे हमने देखा कि बंगाल में जब टीएमसी आई तो उसके बाद जो गैप था विपक्ष का वो बीजेपी ने भरा। अब केरला में भी देखिए, बंगाल के बाद अगला बड़ा टारगेट जो है वो केरला भी बीजेपी की नजरों में रहेगा। 3 सीटें आ भी गई हैं। तो ऐसे में जो अभी हारे हैं एलडीएफ वाले, वो स्पेस क्या बीजेपी के लिए गुंजाइश बनेगी? हाँ, ये हो सकता है बनेगी, मतलब हाँ। इससे मैं इनकार नहीं कर क्योंकि सकता हूँ। ताकत तो बीजेपी लेकिन लगाएगी। केरल के साथ में एक खास बात क्या है कि केरल में क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता रहा है, हम्म। एलडीएफ क्यों गिरा वहां पे बंगाल में, उसकी ये वजह थी, सबसे बड़ी केरल वजह में। ये थी। नहीं, बंगाल का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि 34 साल सत्ता ही सत्ता थी, हाँ बिल्कुल। कभी विपक्ष की राजनीति की नहीं। पुलिस अपनी है, प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो पुलिस आपको एस्कॉर्ट कर रही है। आप स्टेट की ट्रांसपोर्ट सर्विस के बस में बैठ के आप जा रहे हैं, सब जगह आपकी पार्टी का दादा बैठा हुआ है, आपकी पूरी दादागिरी वहां पे चल रही। तो आप जैसे ही सत्ता से बाहर हुए तो आपको समझ में नहीं आया कि आपको धरने प्रदर्शन विरोध कैसे करना है, कैसे मुद्दे उठाने हैं, तो आप क्लूलेस थे। सेम चीज त्रिपुरा में हुई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 5 साल आदमी सत्ता में रहता है, 5 साल डंडा खाता है। तो ऐसी वजह से जो है वहां पे केरल में कार्डर बहुत बैलेंस रहता है। मैंने तमाम ऐसे कार्डर देखे हैं वहां पे, जैसे शिवदासन एक है, और ऐसे तमाम कार्डर मैंने देखे जो कि मेरे पुराने समय के दोस्त रहे। तो शिवदासन ने वहां पे बाकायदा डंडे खाए, वो सांसद भी रहे, फिर उन्होंने मार भी खाई, वो पीटे भी। तो वो लगातार उनका प्रोसेस जो है एक तरीके से चलता रहता है केरल में। तो वहां पे थोड़ा सा बीजेपी को अपनी जगह बनाना, क्योंकि उसके पास में आइडियोलॉजिकल बेस है और एक आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट भी है जिसके खिलाफ वो अपना पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के लिए थोड़ा अपने लिए जगह बनाना वो कठिन काम होगा। कठिन बंगाल से ज्यादा कठिन क्या था भाई? कहाँ आप देखो 2011 में खाता भी नहीं खुलता था, 16 में खाता खुला, 3 सीटें आई, 21 में 77 हो गई। अब बहुमत की सरकार, कितना बड़ा मैंडेट। तो मतलब बड़ा मुश्किल है इस पार्टी के लिए कुछ भी कहना। नामुमकिन को मुमकिन करने की क्षमता रखती है, पर जैसा कि बता रहे हैं कि इजी नहीं है। केरलम अपने आप में इजी टास्क नहीं, क्योंकि इजी अगर होता तो 3 सीटें क्यों आती, ज्यादा आनी चाहिए थी। जब लेफ्ट के फ्रंट के प्रति इतनी नाराजगी थी तो कांग्रेस के लिए इतना स्पेस क्यों बनता? और मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पे जुट गई है। अपने जो शीर्ष नेतृत्व है वो आप नजर गड़ा रहा है, और राजीव चंद्रशेखर जैसे जो चर्चित उनके लीडर्स हैं उनको जगह दे रहा है। तो भविष्य में देखने वाला होगा कि क्या होता है। पर आपका क्या सोचना है खासतौर पर कम्युनिस्ट कैडर को लेकर, कम्युनिस्ट पार्टियों को लेकर, जो एकदम नेस्तनाबूद सी हो गए हैं सत्ता के लिहाज से अगर देखें? आपको लगता है कोई रिवाइवल उनका हो सकता है? या बीजेपी केरला में एंट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे की सुल्तान। शुक्रिया।